हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो जल्दी से जल्दी सभी लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं जीएस की भी क्लास स्टार्ट करूंगा। और जीएस भी क्या करेंगे, हम ही स्टार्ट करेंगे। जीएस में सबसे पहले बायोलॉजी, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है बायोलॉजी में भी, उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके, सबसे पहले मैं उन्हीं को कवर कराऊंगा आपके लिए। बाकी को आप देख लेना, कहीं से भी कर लेना। ओके, अगर आप कहोगे कि उन्हें भी करा दो तो मैं उन्हें भी करा दूंगा। तो सभी जल्दी से जल्दी एक बार लाइव जुड़ जाएं। और ये मेरी पहली क्लास है जीएस की, तो जीएस को भी एक बार क्या करें, देखें कैसा लगेगा आपको। बायोलॉजी में हम सबसे पहले हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लड वाला, क्योंकि ब्लड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, ब्लड। तो ब्लड भाई ये क्या होता है? तो ब्लड एक तरल पदार्थ होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको ऊतक होता है। तो आपकी बुकों में, लूसेंट वगैरह में सभी में लिखा होगा कि रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लिख लेंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब ध्यान देना सभी, सबसे पहले इसकी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है सिर्फ मैं उसी को प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद मैं समझाऊंगा आगे। जहां पर समझाने का पॉइंट आएगा वहां पर समझाएंगे, और जहां पर लिखने का टाइम आएगा वहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, साथ के साथ समझाऊंगा भी और लिखवाऊंगा भी। तो रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका पीएच मान कितना होता है रक्त का। और पीएच जो रक्त होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो जल्दी से बताइए कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है। तो ध्यान रखिए कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान ये 7.4 होता है। अगर ये 7.4 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो आपको पता होगा कि भाई पीएच वैल्यू, सबसे पहले पीएच वैल्यू के बारे में जान लेते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेंस ने की थी। सोरेंस। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेंस ने की। पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है। पीएच वैल्यू यदि क्या होती है, 7 हो, तो ध्यान रखना ये क्या होता है, उदासीन होता है। पीएच वैल्यू यदि 7 से ज्यादा हो तो क्या होगा, क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू 7 से कम हो तो ये अम्लीय होता है। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि पीएच की खोज किसने की? सोरेंस ने की। पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू 7 होती है तो क्या होता है, उदासीन होता है। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो क्षारीय होगा, और पीएच वैल्यू 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा। क्लियर यहां तक? क्या नीचे दिख रहा है सभी को? ठीक है, सभी को दिख रहा है। अब हम जान लेते हैं, यार आपको पता पड़ गया होगा कि रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ज्यादा है। लेकिन क्षारीय कैसा होगा, ये अल्प क्षारीय होता है।
अल्प क्षारीय, अल्प क्षारीय, या इसको हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन भी बोल देते हैं। एल्केलाइन भी कहा जाता है इसको। एल्केलाइन, एल्केलाइन क्या होता है, तो एल्केलाइन वो होता है जो भी पदार्थ या जो भी ऊतक पानी में घुल जाए उसी को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन कहते हैं। तो रक्त की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, अल्प क्षारीय या एल्केलाइन। तो यहां तक क्लियर हुआ। मैंने सिर्फ आपके लिए अभी इतना ही बताया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि अल्प क्षारीय होता है या एल्केलाइन होता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल हाइड्रोजन। पीएच की खोज किसने की, सोरेंस ने। पीएच वैल्यू 7 होता है तो उदासीन होगा, और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय है, और पीएच वैल्यू यदि 7 से कम हो तो अम्लीय होगा। क्लियर यहां तक सभी को। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि भाई रक्त एक सामान्य मनुष्य में जो कि 50 से 75 किलो के बीच का होता है उसमें कितना पाया जाता है। तो ध्यान रखना 50 से 75 किलो के बीच का जो इंसान होता है उसमें 5 से 6 लीटर के समथिंग में ब्लड पाया जाता है। लिख लेना, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर किया जाए कि यार फीमेल में कितना होता है मेल से, मेल की तुलना में फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में ध्यान रखना, फीमेल में, महिलाओं में रक्त की मात्रा 1/2 लीटर कम होती है पुरुष की तुलना में। ठीक है, ये पॉइंट थे आपके कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 1/2 लीटर कम होती है पुरुष की तुलना में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त का जो भार होता है वो बॉडी का कितना परसेंटेज होता है, तो जल्दी बताइए कितना परसेंटेज होगा। तो ध्यान रखना है कि रक्त का जो भार होता है पूरी बॉडी के भार का 7% होता है। रक्त का भार शरीर के भार का रक्त का भार शरीर के भार का 7% होता है। तो कितना होता है, ये 7% होता है। देखिए, रक्त का भार शरीर के भार का 7% होता है। यहां तक क्लियर आपको। अब यहां से पूछे जाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रक्त का भार शरीर के भार का कितना परसेंट होता है। यदि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 50 किलो का है तो उसका रक्त का भार कितना होगा, 7% होगा, 7/100। तो कितना हो गया, 0 से 0, 7 पंजे 35 और 3.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो उसमें कितने किलोग्राम भार होगा रक्त का। तो देख लेते हैं, 7/100, 0 से 0, 8 सत्ते 56, यानी 5.6 लीटर। ठीक है, या फिर कोई 100 किलो का है तो 100 किलो का कितना होगा, उसमें 7 लीटर ब्लड होगा। इस तरह से तो रक्त का जो भार होता है वो पूरी बॉडी के भार का कितना होता है, वो पूरी बॉडी के भार का केवल 7% पाया जाता है। अब यहां से रक्त के आपके 2 घटक हैं जिसे इस अलग अलग से डिवाइड किया गया है। डिवाइड कर लेते हैं, चलो इसको। रक्त के घटक या प्रमुख घटक, तो रक्त को यहां पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका भाई प्लाज्मा, और एक होता है आपका रुधिराणु। रुधिराणु में क्या होता है आपका, रुधिराणु में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये पार्ट होते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, तो प्लाज्मा में ध्यान रखना, प्लाज्मा का रंग भी पीला होता है, हल्का पीला, हल्का पीला। और इसका रंग कैसा होगा, तो इसका होगा ठोस लाल, ठोस लाल। बॉडी में प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है, जब भी ध्यान रखना कि जब हम अपना ब्लड चेक कराते हैं, सैंपल लेकर जाता है डॉक्टर हमारे पास से, तो उस जब सैंपल को वो क्या करता है, उस मशीन में लगाता है, तो मशीन उसमें ब्लड को दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक तो होता है आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है आपका, इस तरह से उसमें डालता है वो, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये पीला होता है, इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। और यहाँ पर होगा लाल रंग का, इसे बोलते हैं रुधिराणु। ठीक है, एक इस तरह की सीसी में बीकर होता है, उस बीकर में क्या करेगा, इसको ब्लड को रखेगा और मशीन में लगाएगा, तो मशीन उसको ब्लड को अलग अलग कर देती है कि प्लाज्मा और ये रुधिराणु। तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी में, तो प्लाज्मा होता है भाई 55%, जबकि रुधिराणु कितना होता है, तो ये 45% ही होता है मात्र। प्लाज्मा के सबसे पहले हम कार्य डाल लेते हैं कि प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं। तो प्लाज्मा में पानी कितना पाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज पाई जाती है। प्लाज्मा में 92% पानी पाया जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ठीक है, लूज एंड में तो 90% ही दे रखा है उसमें। इसमें 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 4 प्रोटीन। प्रोटीन 4 होती है इसमें, और ये कितनी होती है भाई, 7%। बच गया आपका 1%, तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका खनिज, हार्मोन, और एक होता है आपका नमक, सेल। और ये कितना होता है, नमक 1% होता है केवल। ठीक है, खनिज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि खनिज हुआ आपका कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब ये 4 प्रकार की प्रोटीन जो होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और बाकी तो इतना ही है बस। अभी प्लाज्मा ध्यान रखना, क्या प्लाज्मा अभी खत्म हो गया, तो प्लाज्मा अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इसमें 3 पॉइंट तो हैं ही, ये तो मुख्य हैं इसके, लेकिन इसमें इसके बारे में हमें समझना है थोड़ा सा, प्रोटीन के बारे में। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। पहले मैं आज जितना भी प्लाज्मा के बारे में है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे प्लाज्मा, सॉरी प्रोटीन के बारे में चल रहा था, तो प्रोटीन लिखेंगे। प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है, तो प्रोटीन होती है आपकी 4, मैंने बताया था। और पहली जो प्रोटीन होगी वो क्या होगी, एल्बुमिन। एल्बुमिन। दूसरी होती है ग्लोबुलिन। तीसरी होती है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजेन। और चौथा क्या होता है, चौथा होती है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, पहली कौन सी होगी, तो एल्बुमिन, दूसरी ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन। अब ये क्या करता है, तो ये अंडे में पाई जाती है प्रोटीन, ध्यान रखना। ये क्या करता है, ये रक्त को गाढ़ा करता है, रक्त को गाढ़ा। और ये क्या करता है भाई, तो ये हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। प्रतिरोधक क्षमता। और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। रक्त का ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का क्या करेंगे, जमाने में सहायक होंगे दोनों के दोनों प्रोटीन। क्या आपको सही दिख रहा है, एक बार सभी बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको सभी सही दिख रहा है।
अब देखिए क्वेश्चन, ये दोनों क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो भाई ये बताइए कि नसों में हमारी में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? क्योंकि नसों में तो क्या होता है, ब्लड दौड़ता रहता है। अगर नसों में रक्त का थक्का जम गया तो क्या होगा, हमारी डेथ हो सकती है। नसों में क्यों रक्त का थक्का नहीं जमता है, लिख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नसों में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है? तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। नसों में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? जल्दी से कमेंट करें और आंसर बताएं। तो ध्यान रखना कि हेपेरिन नाम का एक पदार्थ होता है, एजेंट होता है, उसी की वजह से क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है हमारी नसों में। लिख लेना, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हेपेरिन। हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन लिख लेना। और हेपेरिन भाई ये कहां पर बनता है, तो ये यकृत में बनता है। ये क्या होता है इसके बारे में पूछा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा, पॉलीसैकेराइड। लिख लेना, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी की वजह से नसों में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन। इनका कार्य क्या होता है, रक्त को गाढ़ा करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, और ये दोनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, ठीक है। हिपेरिन की बात हो जाए तो हिपेरिन का निर्माण कहां पर होता है, यकृत में होता है। और हिपेरिन क्या है, तो ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। बात क्लियर। अब यहां पर आपका क्वेश्चन कुछ वैसे पूछे जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चन को लिखवाता हूं कि इसके बारे में और क्या है। प्लाज्मा के बारे में बस इतना ही था आपके लिए। कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चन को और हम करवाते हैं। प्लाज्मा के कार्य, तो प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन, तो यह रक्त को तरलता प्रदान करता है, यह रक्त को तरलता प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अभी मैंने जितना भी पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन लिखा हूं मैं सभी। रक्त को तरलता प्रदान कौन करेगा? भाई इसमें पानी होता है 92%, तो रक्त को तरलता तो यही प्रदान कर सकता है सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, जब हमारी बॉडी में भाई क्या है, पानी है 92%, तो ये क्या हमारी शरीर के ताप को भी नियंत्रित करेगा। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि क्या करेगा यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो ये क्या करता है भाई, लिख लेना, यह पोषक तत्वों का, यह शरीर में पोषक तत्वों का संचार करता है, और इसी का कार्य होता है जो विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। लिख लेना, यह विषैले पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालता है। या उत्सर्जन करता है, विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। क्या ये पीएच वैल्यू को भी भाई नियंत्रित कर सकता है?
तो भाई पीएच वैल्यू को भी नियंत्रित करेगा, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम होते हैं। तो सोडियम अगर और पोटेशियम में अगर कोई कमी होती है तो वहां पर पीएच वैल्यू भी हमारा क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। लिख लेना यह है पीएच वैल्यू को नियंत्रित करता है तो मैंने आपके लिए लिखवा दिए हैं कि यह रक्त को तरलता प्रदान करता है, यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यह अच्छा एक पॉइंट और रह गया आपका, रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है भाई, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों के दोनों रक्त के थक्का से संबंधित है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसका जो प्लाज्मा का पीला रंग होता है वो किस लवक के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। तो एक आपका लवक होता है, लिख लेंगे इस क्वेश्चन को भी आप लोग, बिलिरुबिन होता है। ठीक है, लिख लेना प्लाज्मा का पीला रंग बिलिरुबिन नामक लवक के कारण होता है। प्लाज्मा का पीला रंग बिलिरुबिन नामक लवक के कारण होता है। अब ये बिलिरुबिन जो लवक है आपका, ये कहां पर बनता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना ये यकृत में बनता है भाई। बिलिरुबिन कहां पर बनता है, बिलिरुबिन यकृत में बनता है। ठीक है, बिलिरुबिन का निर्माण कहां पर होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, तो आपका प्लाज्मा का सिर्फ इतना ही बनता है क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या करते हैं, लिख दिए हैं और मैंने समझा भी दिए हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, 52% पानी होता है, 4 प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। 1% इसमें क्या होता है, 1% हार्मोन, नमक और खनिज होते हैं। खनिज कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, इतना ही इसके बारे में जानना है आपके लिए। ये 8 क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मेरे साथ के साथ में क्या करेंगे, एक नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि गारंटी है 101% की यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ओके बाय। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।